हेलो कमांडो, वेलकम बैक टू अनदर क्लासेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया कि मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया और फिर कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, जैसे जीन्स क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। इन तमाम सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने जीन टर्म तो इस्तेमाल नहीं किया था। मेंडल ने क्या टर्म इस्तेमाल किया था? मेंडल ने बोला था कि एक फैक्टर्स होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं और वो फैक्टर्स एक कैरेक्टर को डिनोट करता है, एक कैरेक्टर कैरी करता है। ये हमने बात किया था, ठीक है। जब साइंस डेवलप हुआ, इसमें ज़्यादा और रिसर्च चली, तो बाद में पता चला कि जो बेसिकली मेंडल फैक्टर्स को जिसको नाम दिया करते थे वो आज के टर्म में उसको हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि अब ये जो जीन है, क्यों हम लोग जीन की बात करना शुरू कर दिए कि और यहाँ पर हम लोग क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मेंडल ने बोला था क्या? फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स कैरी करते हैं, कोई एक कैरेक्टर को कैरी करते हैं, ये भी बात हम लोगों ने देखा। तो ये जो फैक्टर्स है ये सिचुएटेड कहाँ पर है? जब स्टडी के दौरान पता चला तो ये फैक्टर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, और जो ये क्रोमोसोम के ऊपर फैक्टर्स प्रेजेंट है वही तो बेसिकली आज के टर्म में हम लोग, आज के टाइम में इसको हम लोग जीन बोलते हैं। तो जीन को हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है? जीन इज द स्मॉलेस्ट, क्या पढ़ा था? स्मॉलेस्ट हेरिटेबल डीएनए सेगमेंट। ये डीएनए का सेगमेंट है जो इनहेरिट होता है, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए क्योंकि ये जो फैक्टर्स जो मेंडल ने बोला था जो आज के टाइम में जीन है ये प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम के ऊपर, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? चलिए देखिए आगे क्या बोलता है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया है? क्लियर है? तो इसको दिस इज प्रोपोज्ड बाय वाल्टर सुटेन एंड बोवेरी, थियोडर बोवेरी के थ्रू इन 1902 में इसको प्रोपोज किया गया था, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि ये जीन कैरी करता है क्रोमोसोम के ऊपर, जीन प्रेजेंट रहता है, तो ये जीन सेपरेट कब होता है? जब क्रोमोसोम सेपरेट होगा। और जब क्रोमोसोम से क्यों क्रोमोसोम सेपरेट होगा? तो ये देखिए कि क्रोमोसोम हम लोग के पास जो प्रेजेंट है वो कितना संख्या में प्रेजेंट है? 46 क्रोमोसोम है। मतलब 46 का मतलब क्या हुआ? 23 पेयर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये पेयर मतलब पेयर में क्या रहता है? जोड़ा रहेगा, तो एक आएगा फादर से और एक आएगा मदर से। क्लियर है बात? तो अब ये क्रोमोसोम जब है और ये क्रोमोसोम, जैसे मान लें कि एक क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी सेम जगह पर जीन प्रेजेंट रहेंगे। तो चूंकि अब ये क्रोमोसोम सेपरेट होगा, कब सेपरेट होगा? तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस जब स्टार्टिंग होगा प्रोसेस, तो उस समय क्रोमोसोम सेपरेट होगा। और क्रोमोसोम सेपरेशन होता है कौन से फेज में? क्रोमोसोम सेपरेशन होता है एनाफेज 1 में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, एनाफेज 1 में मतलब मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। और क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा तो मतलब क्या होगा? कि जीन भी सेपरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात बोलते हैं क्या कि क्रोमोसोम आर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। मतलब कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होगा, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है जीन, तो जीन भी सेपरेट होगा। और जीन चूंकि कैरी करता है एक कोई कैरेक्टर को, तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाएगा, ठीक है। तो वह देखिए लिखा हुआ क्या है कि फर्स्ट टाइम नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। ये पैरेलल शब्द समझ में आ गया? पैरेलल क्यों बोल रहे हैं? जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है जीन और ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो जब सेपरेट होंगे तो ये अगर अलग गैमेट में जाएगा और ये अलग गैमेट में जाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो ये एक कैरी करेगा जीन और ये क्रोमोसोम दूसरा जीन को कैरी करेगा। और ये क्रोमोसोम जब
सेपरेट हुआ, ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो ये गैमेट किसी के तरफ भी जाकर जुड़ सकता है, असॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है किसी के साथ भी जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम में, फर्टिलाइजेशन के टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टर जो है वो जीन होल्ड किए हुए है और वो जीन प्रेजेंट रहता है क्रोमोजोम के ऊपर। तो इस तरीके से क्रोमोजोम ट्रांसफर होता है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब इसी तरीके से जीन भी ट्रांसफर होता है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्लियर बात। देखिए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे यूज्ड क्रोमोजोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। किसकी बात बोल रहा है, क्रोमोजोम मूवमेंट की। तो क्रोमोजोम मूवमेंट कैसे करेगा, एनाफेज में करेगा। मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेशन अकर्स इन एनाफेज 1। ये क्या बात बोल रहा है कि मेंडेलियन कैरेक्टर को कौन कैरी कर रहा है, फैक्टर्स। और फैक्टर के जिसको आज के टर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन। और जीन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, क्रोमोजोम के ऊपर। तो जब क्रोमोजोम सेपरेट होगा तब मेंडेलियन कैरेक्टर भी सेपरेट हो जाएगा। मतलब कि अगर ये क्रोमोजोम इस तरीके से है, एक टॉल के लिए कैपिटल टी और एक टॉलनेस के लिए डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, दोनों सेपरेट होगा। और जब दोनों सेपरेट होगा तो ये टॉलनेस का कैरेक्टर ले जाएगा और ये डॉर्फनेस का कैरेक्टर ले जाएगा, और वहीं पर कैरेक्टर का सेग्रीगेट हो जाएगा ड्यूरिंग एनाफेज 1 इन गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रोमोजोम सेग्रीगेट्स एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ड्यूरिंग मियोसिस। ये भी हम लोगों ने बात किया कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो किसी के साथ जाकर जुड़ सकता है और वो क्रोमोजोम कैरेक्टर को अलग कर देगा। क्लियर बात। अब देखिए बात करेंगे हम लोग डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। मेंडलिज्म से कैसे डेविएट होता है। अब इसका हम लोग क्या समझेंगे कि मेंडल ने जो 3 लॉ दिया था, कौन कौन लॉ दिया था, लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इस लॉ में क्या बतलाया था कि जो पेरेंट्स का पहला जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो अपने पेरेंट्स के समान रहेगा, किसी एक पेरेंट्स के समान रहेगा। जैसे हम लोग ने देखा था कि टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स पेरेंट्स को अगर क्रॉस करवाते हैं तो F1 में यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, F1 जनरेशन में हम लोग को टॉल प्लांट मिला था जो कि बिल्कुल पेरेंट्स के समान था, ठीक है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल रहा था। दूसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो सेपरेट होता है, गैमेट का फॉर्मेशन के टाइम में जीन सेपरेट होता है, ये बात किया था। और तीसरा जो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि वो जो गैमेट है वो स्वतंत्र रूप से किसी के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है, यही बात किया था। तो अब यहाँ डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसा प्लांट्स, ठीक है, जो मेंडल के नियमों को पालन नहीं करता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये हमारा जो अर्थ है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें तमाम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि कुछ कुछ जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। मेंडल के नियमों मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोग मेंडल्स के फर्स्ट लॉ में क्या बोले थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि जैसे पेरेंट्स का कैपिटल टी को क्रॉस करवाए थे स्मॉल टी के साथ, और इसका जो F1 मिला था वो क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखे थे क्या, फिनोटिपिकली प्लांट्स टॉल था, मतलब कि जो कैपिटल टी है दैट डोमिनेट्स ओवर द स्मॉल टी, ठीक है। तो उसको हम लोग कंप्लीट डोमिनेट किया था, स्मॉल टी को अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया था, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात किए थे। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल टी है ये फुल्ली 100% स्मॉल टी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, ये स्मॉल टी भी अपना इफेक्ट कुछ डालेगा, कुछ अपना इफेक्ट देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलावा हम लोग देखेंगे इसमें को डोमिनेंस भी देखेंगे।
कि कोडोमिनेंस क्या होता है, प्लियोट्रॉफी क्या होता है। तो प्लियोट्रॉफी नॉर्मली मेंडल ने क्या बोला था कि एक कैरेक्टर को कैरी करने के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या आज के टर्म में बोले तो वन जीन कैरी वन कैरेक्टर, बट इन सम केसेस वन जीन कंट्रोल्स more than two characters or two characters, and such type of interaction is called the pleiotropy। क्लियर है बात। उसके बाद फिर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलेगा कि जहां पर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन्स एसोसिएटेड रहते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन ऑफ जीन्स। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का ह्यूमन का स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, इस टाइप से ये सब जो कैरेक्टर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जीन्स एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग लास्टली फाइनली बात करेंगे लिंकेज की। तो लिंकेज में हम लोग ये एक्सेप्शनल केस पढ़े थे कि लिंकेज किसका है, लिंकेज है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि ये एक गैमेट जो है वो किसी और के साथ जुड़ सकता है, जीन किसी और के साथ जुड़ सकता है, लेकिन लिंकेज में क्या होगा कि अगर वो लिंक्ड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो नहीं किसी और के साथ जुड़ पाएगा, वो पास पास में ही रह जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं लिंकेज, और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात बतला देते हैं कि लिंकेज का मतलब क्या होता है, कि जैसे लिंकेज की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हम लोग बात करते हैं क्या कि अगर एज फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझें कि आप दो दोस्त हैं। ठीक है। अगर आप दोनों दोस्त बिल्कुल पास पास में हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना मतलब बिल्कुल पास पास में है, तो अगर कोई चाहेगा कि आप दोनों के बीच की दोस्ती को तोड़ दिया जाए तो ये मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि डेली उठना बैठना खाना पीना साथ साथ हो रहा है, तो एक दूसरे के बारे में बहुत नज़दीक होने के कारण, डिस्टेंस कम होने के कारण आप एक दूसरे डेली मिलते हैं, तो उन दोनों को सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका दोस्त आपसे दूर जाता है तो आप दोनों के दोस्ती के बीच में अगर कोई कुछ बोलता है फ्रेंड के अगेंस्ट में, तब क्या होगा कि दोनों में दरार पैदा होगा और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर बात। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन का डिस्टेंस ज़्यादा है, क्या बात बोले, जीन में दो जीन के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, तब उसको सेपरेट कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब कि वो लिंक्ड नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिंकेज का मतलब ये हुआ कि लिंकेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वो लिंकेज नहीं रहेगा, और लिंकेज नहीं रहेगा तो सेपरेट हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम रहा तो लिंक्ड रहेगा, और लिंक्ड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा कि हम लोग बात किए कि एक जो जीन है वो अपने आप को फुल्ली डोमिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है। अब जब फुल्ली डोमिनेट नहीं कर पाता है तब क्या होगा कि वो जो दोनों पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स के बीच का इफेक्ट या कैरेक्टर शो करेगा, और उसी को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑल अल्टरनेटिव एलील्स आर फुल्ली डोमिनेंट और फुल्ली रिसेसिव इन हेट्रोजाइगोट्स। सम पेयर ऑफ एलील्स एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे, तो दे प्रोपोज्ड ए हेट्रोजाइगट फिनोटाइप दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ होमोजाइगस। अब देखिए ये एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एग्जाम्पल याद जरूर रखिएगा, इसमें यही पूछा जाता है एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है। तो मिराबिलिस जलापा, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं 4 o'clock प्लांट्स, ये भी याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड द डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन, जिसको एंथेरियम स्पीसीज बोलते हैं। तो देखिए अब इसको समझिए, ऐसे समझिए कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। डोमिनेंस पहले समझ लीजिए, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए कंप्लीट डोमिनेंस में क्या बात किए थे हम लोग, देखिए इसको ऐसा हम बताते हैं कि ये पेरेंट्स हैं, कैपिटल टी क्रॉस किए स्मॉल टी के साथ, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसका गैमेट बना स्मॉल टी, और ये दोनों जब क्रॉस हुआ तो एक प्लांट्स बना, हमको फिनोटिपिकली क्या दिखा था,
टॉल दिखा था F1 प्लांट्स, F1 जनरेशन में। तो ये टॉल दिखा, मतलब कि ये जो कैपिटल टी है ये पूरे के पूरी तरीके से क्या हो गया, स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया और अपने आप को एक्सप्रेस किया, और इसीलिए ये प्लांट्स टॉल हो गया। ये हो गया डोमिनेंस की बात हो गई, ठीक है। अब वहीं पर अगर सेम कंडीशन इसको ऐसे लीजिए कि कैपिटल टी है, इसको क्रॉस करवाया स्मॉल टी से। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कैपिटल टी आएगा या गैमेट यहाँ पर तो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन ये फुल्ली तरीके से कैपिटल टी डोमिनेट नहीं करेगा, यानी ये स्मॉल टी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो क्या होगा कि ना ही पूरे तरीके से ये टॉल रह पाएगा और ना ही पूरी तरीके से ड्वार्फ रह पाएगा, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट देगा, ठीक है। ना ही पूरी तरीके से टॉल और ना ही पूरी फुल्ली ड्वार्फ, ये बीच बीच का रिजल्ट देगा। या इसको ऐसे समझिए कि अगर कलर की बात करते हैं हम लोग, फ्लावर की बात करते हैं, जैसे कहने का मतलब ये रेड फ्लावर है, इसको क्रॉस करवाए वाइट फ्लावर से, तब क्या हो जाएगा, ये रेड और ये स्मॉल आर हो जाएगा। इन दोनों को क्रॉस करवाए, अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस रहता तब क्या हो जाता, रेड कलर शो करता। चूंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो आर, कैपिटल आर तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ये जो स्मॉल आर है ये भी स्मॉल आर अपना भी इफेक्ट डालेगा, और जब डालेगा तो रेड कलर को फुल्ली डोमिनेट नहीं होने देगा, इंटरमीडिएट कलर बन जाएगा और वो पिंक बना देगा, ठीक है। तो ये जो पिंक है क्या है, इंटरमीडिएट कलर हो जाएगा, इंटरमीडिएट कलर हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। क्लियर बात हुआ, क्लियर हुआ। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, मिराबिलिस जलापा जिसको हम लोग बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, डॉग प्लांट, या स्नैपड्रैगन जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरिनियम मैजस या एंटेरिनियम स्पेसिस करके याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन यहीं से आता है, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं बच्चे। क्लियर बात, चलिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बात बोले वही सेम आपका एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर भी दिखलाया हुआ है। ये एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देख लीजिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, रेड कलर का फ्लावर है और एक वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है। तो रेड कलर का फ्लावर हो गया और एक वाइट कलर का फ्लावर हो गया, उसका गैमेट क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर बना। और यहाँ F1 जनरेशन में हमको क्या मिल गया, F1 जनरेशन में सारा का सारा पिंक फ्लावर मिल गया, ठीक है, इंटरमीडिएट कलर हो गया, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसको जब सेल्फिंग करवाए तब हमको इससे पेरेंट्स भी मिला, पेरेंट्स के जैसा भी मिला, और F1 जनरेशन जैसा इंटरमीडिएट कलर भी मिला। जैसे देखिए इसको हम लोग क्रॉस करवाए, क्रॉस करवाने के बाद क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, पन्नेट स्क्वायर बनेगा। ये देखिए एक पेरेंट्स के जैसा रेड कलर मिला, एक पेरेंट्स के जैसा वाइट कलर का मिला, और दो हमको मिल गया क्या चीज़, इंटरमीडिएट कलर का मिल गया, दैट इज़ पिंक। तो अब यहाँ से हमको ये बात भी पता चल गई, इससे हमको ये बात भी पता चल गया कि इस जनरेशन में F2 जनरेशन में हमको 3 टाइप का फिनोटाइप मिला। कौन कौन सा फिनोटाइप मिला, फिनोटाइप क्या बोल रहे हैं, बाहरी मॉर्फोलॉजिकल व्यू कैसा है, 3 टाइप का प्लांट्स मिला। कौन कौन सा, एक मिला रेड, एक मिला पिंक और एक मिला वाइट। तो रेड कितना हो गया, रेड हो गया 1 प्लांट मिला, पिंक 2 प्लांट मिला था और वाइट 1 मिला था। तो इसका मतलब कि फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो हो गया। और चूंकि प्लांट्स टोटल कितने प्लांट्स बन रहे हैं, 4 प्लांट्स ही बन रहे हैं, और 4 यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, चारों प्लांट्स ही हो गया। तो जीनोटाइप भी इसका रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। मतलब हम लोग को इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या मिला, फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1। ये जरूर याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, दोनों के दोनों बराबर है।
अब ये क्या बात बोल रहे हैं कि ये आर, कैपिटल आर जो है ये डोमिनेट नहीं हो पाया स्मॉल आर के ऊपर, तो मतलब ये अपना इन्फ्लुएंस दिया होगा, इसको इन्फ्लुएंस किया होगा, अपने आप को भी एक्सप्रेस करने की कोशिश किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं तभी कारण तो यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स बन रहे हैं, तो इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग का मतलब क्या बतला रहा है? मिक्सिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टर मिक्स हो गया, दो कैरेक्टर्स जो हम लोग इंडिपेंडेंट देख रहे थे, रेड और वाइट देख रहे थे, उन दोनों का कैरेक्टर मिक्स होकर एक तीसरा कैरेक्टर बना है जिसको हम लोग पिंक यहाँ बोल रहे हैं। तो इस तरह के दो कैरेक्टर आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, और इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्लियर है बात? देखिए लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्लियर है? चलिए, अब ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, तो इसको और अच्छे से समझना है, तो अब हमको पहले फिर से बैक जाकर पहले डोमिनेंस की प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा कि डोमिनेंस एक्चुअली है क्या। ये क्लियर बात? तो हम लोग चलिए बात करते हैं कि ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं पहले कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर को कैरी करता है, और चूंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास दो जीन प्रेजेंट रहेगा, एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। दो क्रोमोसोम की बात भी कर लिए कि हेट्रोजाइगोट्स कंडीशन में क्या रहेगा, एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। ठीक है, अब देखिए वो दोनों जीन जो आ रहे हैं मदर और फादर से क्रोमोसोम पर कैरी कर रहे हैं, तो वो जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर देखिए नेचर क्या है कि कभी भी अपने आप को दो फॉर्म में नहीं बनाएगा, वो हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में बनाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं किसी एक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग टॉल की बात कर लिए, कलर की बात कर लिए, रेड कलर की बात कर लिए, तो रेड कलर की बात कर रहे हैं और उसका अल्टरनेटिव फॉर्म हम लोग देख रहे हैं वाइट कलर का, तो नेचर में रेड कलर ही बना है। अब चूंकि रेड कलर के लिए जीन आर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो जीन क्या होता है कि नेचर में बहुत सारे रेडिएशंस होते रहते हैं, और रेडिएशन के कारण क्या हुआ कि उस जीन में कुछ अचानक से चेंजेस हो गया, और चेंजेस हो गया तो वो तीन टाइप का चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एक ऐसा चेंज किया कि उसके फिनोटिपिकल यानी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं दिखा, आपको पहले भी रेड दिख रहा था और ऐसा चेंजेस हुआ ड्यू टू सम म्यूटेशंस, तो वो म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन हुआ फिनोटाइप भी वैसा का वैसा रेड ही दिख रहा है, किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि वो एंजाइम यानी जो भी जीन एक्सप्रेस करता है तो वो सबसे पहले ट्रांसलेट होगा, एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसा म्यूटेशन, सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ऐसा म्यूटेशन हो कि वो एंजाइम प्रोड्यूस ही ना करे, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ वो कोई कैरेक्टर ही शो ना करे। तब क्या होगा कि अब अगर शो नहीं करेगा या एंजाइम नहीं बन रहा है तो उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, और जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो अपने आप को जो एक एक्सप्रेस कर पाएगा, वाइल्ड फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, वो डोमिनेट हो जाएगा, और डोमिनेट करेगा उसकी कैरेक्टर दिखना शुरू कर जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिए पहले देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। देखिए एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट, ये बात भी हम लोग किए। चूँकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ जीन दैट इज अकर इन पेयर, और जिसको हम लोग एलील बोलते हैं। नाउ दिस 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स की बात करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करते हैं, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, ये स्मॉल टी आया कहाँ से, स्मॉल आर आया कहाँ से, तो ये जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं आर के फॉर्म में, नेचर हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में बनाएगा, लेकिन रेडिएशन होने के बाद कारण ये सब चेंज हो गया। ठीक है, तो वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगो विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेंट्स। तो अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो गया किसी तरीके से, मॉडिफिकेशन रेडिएशन के कारण, कुछ केमिकल के कारण,
तो वो जो म्यूटेशन हो गया तो क्या कर दिया, वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं कर पा गया, डेवलप नहीं कर पाया, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो वो उसका अल्टरनेट फॉर्म हो गया, वो रिसेसिव कैरेक्टर समझिए अपने आप को बना दिया। For example of a gene that contains information for producing enzyme, now there are two copies of gene which alleles, which the two allelic form. Let us assume that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of substrate S. अब यहाँ बात क्या कर रहा है कि कोई एक एंजाइम लेते हैं जो नॉर्मली एक सबस्ट्रेट को चेंज कर देता है, ठीक है। तो वो एंजाइम अगर चेंज होता है, अपने आप को म्यूटेशन होता है, तो 3 प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। कौन कौन सा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि थियोरेटिकली क्या बोल रहे हैं, थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील्स कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, theoretically the modified alleles could be responsible for the production of normal or less efficient enzyme, सेकंड नॉन फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो किसी टाइप का एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करे। तो क्या बतलाए कि अगर ये जो फर्स्ट कंडीशन है कि नॉर्मल और लेस एफिशिएंट, मतलब कि इसमें इस तरीके का म्यूटेशन हुआ कि फिनोटाइप जो आपको पहले दिख रहा था बिना मॉडिफाई हुए वैसे मॉडिफाई होने के बाद भी फिनोटाइप वैसा ही दिखे, मतलब कि फिनोटिपिक में किसी तरीके का चेंजिंग ना करे, तो वो तो नॉर्मल हो गया। हम लोग को इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, इस 2 कंडीशन में, नॉन एंजाइम और नॉन फंक्शनल एंजाइम में। नॉन एंजाइम और नो एंजाइम, अगर एंजाइम ही नहीं बना तब तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा, और ऐसा एंजाइम बन गया कि जो अपने आप को कोई काम का ही नहीं रहे, तब आपको इफेक्ट फिनोटाइप पर दिख जाएगा, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो एक डोमिनेट कर जाएगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्या लिखा हुआ कि इन फर्स्ट केसेस द मॉडिफाइड एलील्स इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील्स, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। जो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो वो पहले भी सबस्ट्रेट एस को ये चेंज कर रहा था, मॉडिफाई होने के बाद भी इसमें कोई तरीके का चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट कंडीशन का जो है अप्लाई करेगा और सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा। लेकिन दूसरे में अगर एंजाइम ही नहीं बना या नॉन फंक्शनल एंजाइम बने तो इस सबस्ट्रेट को चेंज नहीं कर पाएगा, तो वो अनइफेक्टिव रहेगा, अनएक्सप्रेस्ड रहेगा। सच इक्विवेलेंट एलील्स पेयर्स आर वेरी कॉमन। ये जो ऐसा चेंजेस कि फिनोटाइप पर किसी तरह का इफेक्ट ना पड़े वैसा नॉर्मली होते रहता है, कॉमन है। बट क्या बात बोल रहे थे कि बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। क्लियर है बात, फिनोटाइप अफेक्ट कर जाएगा। देखिए क्या बात बोल रहा है, और द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। अब क्या बोल रहा है कि जो फिनोटाइप है, जो कोई कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जो मॉडिफाई नहीं हुआ है, जो किसी तरीके से अपने आप को अनमॉडिफाइड जो एलील है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर तो अब जो अब अनमॉडिफाइड एलील्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वो हो जाएगा डोमिनेंट, और जो मॉडिफाइड एलील हो गया जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जो एंजाइम नहीं बनाया, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो कैरेक्टर हो जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। क्लियर है बात। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द अनमॉडिफाइड और फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट एलील, ठीक। एंड द मॉडिफाइड एलील, क्या बात बोल रहे हैं, द मॉडिफाइड एलील इज जनरली रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील हो गया क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और जब एक्सप्रेस नहीं करेगा तो रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। हेंस द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसेसिव कैरेक्टर जो दिखने को मिल रहा था मेंडल्स को, वो बेसिकली रूप से क्या था, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था, तो उसी को उन्होंने बोला था रिसेसिव एलील्स बोला था, रिसेसिव कैरेक्टर बोला था। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि देखिए सीड शेप की बात करते हैं। सीड शेप में क्या होता है कि एक जीन होता है आर जीन, राउंड और रिंकल की बात करते हैं ना, सीड शेप कैसा होता है, राउंड और रिंकल। तो उसके लिए अगर आर जीन है तो ये आर जीन एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उस एंजाइम को बोलते हैं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम।
ठीक है। अब अगर ये जीन आर जीन प्रोड्यूस कर दे, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, तो क्या करेगा कि ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल है उसको राउंड राउंड चारों तरफ वो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करवाने से क्या होगा कि जब सीड मैच्योर होगा तब इसका राउंड शेप बन जाएगा। और वहीं पर अगर इस जीन में मॉडिफिकेशन हो गया, इस आर जीन में कन्वर्ट हो गया, म्यूटेट कर गया, तो क्या हो जाएगा कि अब ये स्मॉल ब्रांचिंग एंजाइम जो है SBE है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। स्मॉल ब्रांचिंग एंजाइम जो है ये मॉडिफाई आर जो जीन है ये नहीं बनाएगा, और जब जब ये नहीं बनेगा तो स्टार ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बन रहा है तो वो स्टार्च मॉलिक्यूल्स को जहाँ तहाँ वो इकट्ठा होने देगा, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, और जिसके कारण क्या होगा, सीड का शेप क्या हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो सीड का शेप होता है वो डिपेंड करता है किसके कारण, आर जीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आर जीन मॉडिफाई नहीं हुआ तो वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, उस स्टार्च मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ एक इकट्ठा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसके कारण सीड का शेप राउंड हो जाएगा। अगर वही जीन में मॉडिफाई हो गया, जीन मॉडिफाई होकर नॉन एंजाइम प्रोड्यूस किया या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस किया, तो मतलब कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा, और नहीं प्रोड्यूस होगा तो वो जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स है जहाँ तहाँ हेयर एंड देयर वो अपने आप को अरेंज करेगा, और जिसके कारण सीड का शेप क्या हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे कोडोमिनेंस हमको पढ़ना है, और ये जो सब आपस में टर्म बहुत ही कन्फ्यूजन वाला होता है, इसलिए हम लोग एक एक टर्म्स को एक एक दिन में पढ़ेंगे कि ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन न रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तब तक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।